राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब हम लेके आ गए हैं आपका दूसरा सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे नए सब्जेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी में कंबाइन कर दिए हैं। तो उनमें से एक है सोशल प्रोसेसेस। ठीक है, अभी आपका पेपर एमसीक्यू वाला नहीं होने वाला है कि आपने टिक कर दिया, 16 नंबर लाने हैं, पास हो गए। ये आपका 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, वही 80 नंबर का होगा, जिनमें से आपको 34, 32 जितने भी मार्क्स है वो लाने पड़ेंगे। तो अब इसमें क्या है ना कि इसमें 4 यूनिट्स हैं। पहला है सोशल प्रोसेसेस, इसके बारे में जानना। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज। फिर है सोशल चेंजेस, सोशल मतलब समाज में क्या क्या बदलाव है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो ये चारों हम पढ़ेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अब शुरू करते हैं। एक सेकेंड। तो पहली यूनिट है सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेस क्या है? तो सामाजिक प्रक्रिया वे बार बार दोहराए जाने वाले क्या है वे बार बार दोहराए जाने वाले तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह आपस में अंतःक्रिया करते हैं, संबंध बनाए रखते हैं और समाज का संचालन सुनिश्चित करते हैं। देखो, सामाजिक प्रक्रिया वे प्रक्रिया है जिनमें हम जो लोग हैं वो एक ग्रुप में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि कोई टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक टीम में काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से वार्तालाप करके, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो हम अंतःक्रिया कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं और समाज संचालन सुनिश्चित करते हैं। और समाज का संचालन इसी प्रकार होता है। समाज होता है क्या है? समाज यही होता है कि 2-4 लोग मिलके अपना आपस में काम बांटते हैं, उसे समाज कहते हैं। ये नहीं हिंदू मुस्लिम रिलीजियन वगैरह, ये समाज नहीं होता है, ये तो हमने बना दिया है। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्रिया वे बार बार दोहराए जाने वाले तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू हम इसे समझते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स है एसोसिएटिव प्रोसेस, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं। अब देखो, हम ऐसा तो कुछ करते हैं, प्रक्रिया ही करते हैं जिससे हम अंतःक्रिया कर पाए। तो वो कैसी कैसी प्रक्रियाएं होते हैं? कुछ सहयोगात्मक है, मतलब कि हेल्प वगैरह के चक्कर में। तो वो कैसी है? ये प्रक्रिया लोगों को जोड़ती है और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। एक इंसान से दूसरे इंसान को ये क्या करती है? जोड़ती है। पहला है कॉपरेशन, सहयोग करना। जब व्यक्ति किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। कोई भी चीज हमें करनी है, जैसे कि टीचर ने कहा कि भैया 5 क्वेश्चन है, ये मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है, लिखवाऊंगा, तुम्हें करना है। अब तुमने टीम वर्क किया, ये क्वेश्चन तू याद कर लेना, ये तू याद कर लेना, ये तू याद कर लेना, ये मैं याद कर लूंगा। अब टीचर ने क्वेश्चन लिखवाए, क्वेश्चन 5 लिखे और सबने चीटिंग करके कर लिया। वैसे ये गलत है, लेकिन है क्या? क्या है ये? सहयोगात्मक है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रोसेस का एक पार्ट है सहयोग करना। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है विलेजर्स हेल्पिंग ईच अदर इन फार्मिंग। किसान एक दूसरे की खेती में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं किसान एक दूसरे की। अब आ गया समायोजन। ठीक है, समायोजन मतभेदों को अस्थायी रूप से समायोजित कर शांति बनाए रखना। मतलब 2 राजनीतिक दल किसी नीति पर समझौता करते हैं, 2 घुल मिल रहे हैं लोग, फिर उनको जाना है कि भाई संधि कर लेते हैं, ये तुम्हारा ये तुम्हारा। दोनों एक चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि भैया हम इस रूम को ना ये बनाना चाहते हैं, इसे ऑफिस रूम नहीं रखना, हम इसे कल्चरल प्रोग्राम के लिए रखना है। ठीक है, 2 राजनीतिक दल है, कोई कल्चरल प्रोग्राम के लिए कह रहा है तो कोई ऑफिस बना रहा है। फिर उन दोनों के बीच में बैठक होती है, वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ना तो इसे कल्चरल प्रोग्राम बनाते हैं, ना इसे ऑफिस रूम बनाते हैं, इसे लाइब्रेरी बना देते हैं। ठीक है, इसे एक छोटी सी लाइब्रेरी बना देते हैं। तो समायोजन हो गया वो उनका। अब आता है आत्मसात। आत्मसात क्या होता है देखते हैं। समय के साथ किसी दूसरे समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाना। प्रवासी लोग स्थानीय भाषा और रीति रिवाज अपनाते हैं। आपके जो देश राजस्थान में कहीं और से लोग आते हैं, असम, बिहू, दिसपुर, कहीं से भी आते हैं। ये आके क्या करते हैं? यहाँ के राजस्थानी कल्चर अपनाते हैं, इनको भी दाल बाटी चूरमा भाने लग जाता है। तो ये आत्मसात कहते हैं इसे, कि समय के साथ किसी दूसरे समूह के सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाना, कहीं दूर चले जाना, फिर वहीं का हो जाना। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं विघटनात्मक प्रक्रियाएं। अभी हमने कौन सी
सहयोगात्मक पढ़ी थी। अब विघटनात्मक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है हम समाज में सब अच्छे अच्छे काम करेंगे, कुछ इधर उधर का काम भी हम करते हैं। जैसे कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, हम कंपटीशन रखते हैं, ये सामने वाला मुझसे आगे कैसे जा सकता है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। ठीक है। तो सीमित संसाधनों या लक्ष्यों के लिए प्रयास करना, देखो ऐसा है जैसे क्लास में फर्स्ट आना, छात्र शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ठीक है, इन्हें कंपटीशन लिखना और बस यही लिखना है कि भाई लक्ष्यों के लिए प्रयास करना, और छात्र शीर्ष स्थान मतलब फर्स्ट रैंक के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। दूसरा है संघर्ष करना, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष करना, व्यक्तियों या समूह के बीच सीधा विरोध। देखो हिंदी मीडियम वालों को सिर्फ ये संघर्ष लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम से जिनको नोट्स नहीं है वो ऐसा लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत कम लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो संघर्ष, व्यक्तियों या समूह के बीच सीधा विरोध। देखो मजदूर प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल करते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हैं समाज में। अब जो हड़ताल कर रहे हैं वो एक दूसरे से तो क्या होते हैं, क्या परस्पर अंतःक्रिया कर रहे हैं, खिलाफ तो वो किसी और के है ना, एक दूसरे से तो अंतःक्रिया कर रहे हैं। अब है विरोध या उल्लंघन करना, मतलब जानबूझकर ट्रैफिक नियम को तोड़ देना, सामाजिक नियमों और मानकों का उल्लंघन करना, ये उल्लंघन में आ जाता है, विरोध में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, शुरू से देखते हैं। देखो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, पहला है सहयोगात्मक और दूसरा है विरोधात्मक, जिसे हम विघटनात्मक भी कह देते हैं, वैसे विरोधात्मक। तो उसमें क्या होता है, सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, समायोजन बनाना मतलब कि संधि कर लेना, आत्मसात, दूसरी जगह जाके वही का हो जाना। फिर आता है विघटनात्मक प्रक्रियाएं, विरोधात्मक, पहला प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, दूसरा संघर्ष करना, और तीसरा उल्लंघन करना। मैं नहीं मानता ये ट्रैफिक रूल्स, क्यों नहीं मानता चाचा, पुलिस में अपने नहीं मानता भैया, विधायक है तो बस वही। अब आगे देखते हैं, आगे आता है सोशल चेंज, ये खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन से तुम्हें सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि बड़ा क्वेश्चन कौन सा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें नहीं देना ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 10-10 नंबर के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे भैया ये तो आता ही नहीं है। आगे देखो भैया, उनके नंबर मिलेंगे, ये 2-2 नंबर से तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, तुम सारे सही करो क्या जाओगे तो भी तुम फेल हो। ठीक है, तो वो करो जो तुम जिसमें लिख सकते हो। अब सोशल चेंज का कुछ भी आ गया, सोशल चेंज किसे कहते हैं, तुमने पूरा छाप दिया, तुम्हें याद है, तुमने जितना याद है सब छाप दिया, ऑब्वियसली नंबर आ जाएंगे, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट थोड़ना है कि तुम उसे अच्छे से याद करके जाओगे, ये रिएक्शन ऐसे होगी, ऐसा नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है ऊपर ऊपर से। ठीक है, अपने अंतर मन में इसको रख लो और बस करके आ जाओ। अब देखो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समय के साथ समाज की संरचना, संस्कृति, कार्य प्रणाली या आपसी संबंधों में होने वाला महत्वपूर्ण बदलाव। सोशल चेंज में कुछ नहीं है, सोशल यानी समाज और चेंज यानी बदलाव, समाज में बदलाव ही सोशल चेंज है, ये इसकी परिभाषा है। तुम अपने हिसाब से बड़ा लिख देना, मीन इसका यही निकलता है। एग्जाम्पल है इसके स्मार्टफोन का उपयोग करना, पहले हम खत लिखते थे, अब हम स्मार्टफोन का यूज करते हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या में सेकेंड महिलाओं की बड़ी संख्या में कार्यक्षेत्र में आना, पहले वो काम नहीं करती थी, घर का काम करती थी, अब वो बाहर भी काम करती है। पहले और बाद में जो बदलाव आता है वही सोशल चेंज है। अब देखो, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज क्या है, सतत प्रक्रिया, ये एक सतत प्रक्रिया है, समाज में परिवर्तन कभी रुकता नहीं, ये लगातार चलता रहता है। चेंज कभी रुकता है क्या, परिवर्तन होता रहता है, अपने अंदर भी परिवर्तन होता है, हम छोटे थे तब कैसे थे, धीरे धीरे चेंज आते गए, कभी दिमाग से, कभी मन से, कभी हृदय से, कभी शरीर से, चेंज आते रहते हैं। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, यह सभी समाजों में होता है, बस गति अलग अलग होती है, किसी में बहुत जल्दी चेंज आ जाता है, किसी में धीरे धीरे चेंज आता है, बट यूनिवर्सल है, मतलब सार्वभौमिक। आपको सिर्फ हिंदी का याद करना है। अब देखो परिवर्तन की गति अलग होती है, गति अलग होती है, अभी तो कोई धीरे धीरे और कोई जल्दी जल्दी। ठीक है, ऐसा चेंज आता है। अब इसके टाइप्स क्या है, सोशल चेंजेस के टाइप्स क्या है, तो पहला है इवोल्यूशनरी चेंज, दूसरा है रिवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है, और तीसरा है प्लान्ड चेंज, प्लान किया हुआ, और अनप्लान्ड चेंज। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है इवोल्यूशनरी चेंज, क्रमिक परिवर्तन, लंबे समय से धीरे धीरे और सतत होने वाला परिवर्तन, बहुत टाइम से हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिलीज, मतलब कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर आ जाना। ठीक है, अब ये धीरे धीरे और एक साथ तो नहीं हो गया ना, संयुक्त में रहते हैं नहीं, अब सब
एकल परिवार में रहेंगे। दूसरा है क्रांतिकारी परिवर्तन, एक साथ हो जाता है रैपिडली, तेज और मौलिक परिवर्तन जो समाज की संरचना को पूरी तरह बदल देता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है, कल हम किससे वो कर रहे थे, कल हम टैप से पानी पीते थे, टंकियों में जाके पानी पीते थे, कोई पानी का वो लगा रखा होता था कि भैया आप कैन से पानी पी लो, और अब बोतल आती है। इतना जल्दी चेंज हुआ है ना कि पता ही नहीं चला अपने को कब चेंज हो गया। तो ये है रिवॉल्यूशनरी चेंज। फिर आता है प्लान्ड चेंज, मतलब कि योजनाबद्ध परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो योजनाओं, कानूनों या सुधारों द्वारा जानबूझकर लाए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन को कंपलसरी कर देना। अब ये देखो, ये चेंज हमने नहीं लाया, ये था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए गए, कानून पारित हुआ, सबको पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये जो चेंज है ये योजनाबद्ध परिवर्तन है, योजना बना के चेंज किए गए हैं। अयोजनाबद्ध परिवर्तन मतलब कि अचानक होने वाले परिवर्तन जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाती है। अब हम बैठे हैं आराम से मजे कर रहे हैं, थोड़ी देर में इधर भूकंप आ गया, सब तहस नहस हो गया, अचानक से ऐसा परिवर्तन आया जिसका किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, ना समझ में आया, ना कुछ हुआ। तो इसे कहते हैं अयोजनाबद्ध परिवर्तन। ठीक है, अब आता है प्रोग्रेसिव चेंज, प्रगतिशील परिवर्तन और प्रतिगामी परिवर्तन। ठीक है, देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना याद हो जाता है तुम याद करके चले जाओ यार। हाँ, तो ऐसे परिवर्तन जिसे लाभकारी माना जाते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रगतिशील कहते हैं, और जो परिवर्तन समाज को पीछे ले जाता है उसे अप्रगतिशील कहते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये समाज को आगे की तरफ लेके जा रहा है। अब देखो, इंक्रीज इन सोशल इविल्स, सोशल इविल्स का मतलब कि जो समाज में बुराइयां है उनको फैलाना, जैसे कि ये छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं मैडम, ये सब ये सोशल इविल्स में आता है भैया। ये तुम समाज का कार्य नहीं कर रहे हो कि समाज को ये बता रहे हो कि देखो लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दिलो भैया। उसका गलत है, वो पहन रही है उसका गलत है, लेकिन तुम थोड़े गलत हो, खुद सिगरेट फूक रहे हो उसको ज्ञान दे रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है, लड़कियां घर पे काम करती हुई अच्छी लगती है, ये गलत चीज है भैया, सुधर जाओ, आपसे नहीं कह रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव चेंज और रिग्रेसिव चेंज क्या है। ओके, अब इसमें थ्योरीज दी गई है, सोशल चेंज में थ्योरीज है। पहला है लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। इसमें क्या है कि इसमें है कि रेखीय सिद्धांत मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी प्रगतिशील रेखा में होता है। परिवर्तन एक सीधी और प्रगतिशील रेखा में होता है, सीधा होता है और प्रोग्रेसिव होता है। यह परिवर्तन निरंतर, क्रमिक और आगे बढ़ने वाला माना जाता है, पीछे लौटने वाला नहीं। मतलब हम कहते हैं कि सोशल चेंज हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है, ये हमेशा प्रगतिशील होता है, क्रमिक होता है। ठीक है, ये है लीनियर थ्योरी, रेखीय सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं साइक्लिक थ्योरी, चक्रात्मक सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं कि समाजों का विकास, पतन और पुनः विकास एक चक्र में होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रगतिशील ही होता है, ये पतन भी लेके आता है। अब इसकी की थिंकर है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया बस मैंने। उदाहरण है कि फॉलोड बाय न्यू सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ना, ये जो चक्रात्मक सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा समाज प्रगतिशील भावना की तरफ नहीं जाता है, डिमोटिवेट भी होता है। अभी तुम देख रहे हो खूब सारे केसेस चल रहे हैं, कोई अपने पति को मार रहा है, कोई पत्नियों को मार रहा है। तो ये क्या है, ये सोशल इविल्स है, हमेशा प्रगतिशील ही नहीं होता है कि हमने सोचा हमेशा अच्छा ही अच्छा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के होता है। अब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हम यूनिट 3 में आ गए हैं दोस्तों। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, चलो खुश हो जाओ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज में व्यक्ति और समूहों को संसाधनों, शक्ति और प्रतिष्ठा तक असमान पहुंच के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। ये तो मुझे ही समझ नहीं आया, मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी। देखो, ये वैसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में व्यक्तियों और समूहों को संसाधन, शक्ति और प्रतिष्ठा तक असमान पहुंच के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब कि उन्हें क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, वर्गों में बांट दिया जाता है।
तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यही होता है कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, पैसों के हिसाब से समूहों में बांट दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, वर्गों में बांट दिया जाता है, SC ST OBC जनरल, ये इसी का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही है। अब तुम देख लो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अब तुम तो जानते हो। जनरल वाले वैसे परेशान है, OBC वाले वैसे परेशान है, SC ST वाले भी परेशान है भैया। हमें लगता है कि SC ST वाले कोई परेशानी है, हम OBC जनरल से हैं तो हम उन्हें समझते हैं कि देखो SC ST वाले उनके मजे ही मजे नहीं होते भैया। आप अपने घरों में जाके देखो, अपनी दादी नानी से पूछो, हमारे घर में ऐसा होता है, वो भेदभाव करते हैं उन लोगों से, और फिर हम ही कहते हैं रिजर्वेशन चाहिए। गलत बात है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, इससे सोशल, यह सामाजिक है, यह सार्वभौमिक है, यह पदानुक्रमिक है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ये देखो, यह अपेक्षाकृत स्थिर है, बट चेंज इज पॉसिबल, चेंज हो सकता है। यह जीवन में अवसरों पर को प्रभावित करती है। देखो ये क्या है, स्थिरीकरण क्या है, ये सामाजिक है, सार्वभौमिक है, हर जगह होता है, पदानुक्रमिक है, टॉप टू बॉटम लेके जाता है, अपेक्षाकृत स्थिर है लेकिन चेंज हो सकता है। ये जीवन के अवसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अब एग्जाम दोगे ना तब पता चलेगा जनरल वालों को, ठीक है, और फिर जब वो SC ST वाले काम करते हैं ना तब उनको पता चलता है। बस वही बात है, ऐसा होता है, होता ही रहेगा। हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होता है। अब हम उन्हें नहीं समझा सकते कि भैया ये भी अपने ही लोग हैं, हम नहीं समझा सकते। फिर हमारे घर वाले कहते हैं हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, SC ST वाले ले गए। खैर हमारी भी नहीं लग रही भैया, हमारे बारे में हमारे घर वाले बोलते हैं, लेकिन उन बेचारों की भी क्या गलती है। टाइप्स, कास्ट सिस्टम। तो भैया पहला है कास्ट सिस्टम, स्तरीकरण यही है कास्ट सिस्टम। जन्म पर आधारित, परिवर्तनशील नहीं, भारत में पारंपरिक है। ये तो परंपरा बन गई है, परंपरा है भैया ये तो। जैसे वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम क्षत्रिय लोग हैं तो हमसे ब्राह्मण वाले कोई ताल्लुकात नहीं रखते, और वैश्य शूद्र से हम ताल्लुकात नहीं रखते। आप भी कुछ ना कुछ होंगे इनमें से। कास्ट सिस्टम। अब क्लास सिस्टम, वर्ग, वर्ग के हिसाब से क्या है, आर्थिक स्थिति पर आधारित, परिवर्तनशील। अगर आप जनरल से भी हो तो भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो लोग आपको तुच्छ नजरों से देखते हैं। वह वो लोग तुच्छ होते हैं बट आपको तो देखते हैं ना ऐसी नजरों से, ऐसे छी यार कौन आके बैठ गया मेरे पास में। तो ये क्लास सिस्टम है। अब देखो, अभी मैंने कहा था सोशल चेंज हमेशा जो लीनियर थ्योरी थी उसके हिसाब से हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव नहीं होता भैया। अब देख लो पतन, पतन देखो तुम। अब देखो स्टेट सिस्टम और स्लेव सिस्टम, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, भेदभाव, जितना भी भेदभाव है ना वो सब स्ट्रेटिफिकेशन में आता है। पादरी, सामंत और आम जनता में भेदभाव, व्यक्तियों की संपत्ति की तरह माना जाता है। स्लेव सिस्टम, नौकर है ये तो, ऐसा करके। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन तो भैया हर जगह है, पुरुष और महिलाओं में है समानता। आपके घर में भी आपकी बहन पोछा लगा रही होगी कि आपको घर वाले बोलते हैं सो जा बेटा सो जा, सुबह उठना है। समझ रहे हो, बस होता है भैया। किसी के घर में कम होता है, किसी के घर में ज्यादा होता है, बट होता है, ठीक है। तुम इग्नोर नहीं कर सकते, तुम कह सकते हो कि नहीं हमारे घर में तो कुछ नहीं होता है भेदभाव वगैरह, बट होता है। थ्योरीज, विब्रियन थ्योरी दी है कि स्थिरीकरण बहुआयामी है, आर्थिक वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति पर आधारित है। अभी हमने पढ़ लिया, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेविस और मोर्स का फंक्शन थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहना है समाज एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो एक सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण पद सबसे योग्य लोगों द्वारा भरे जाए। मतलब कि योग्यता के हिसाब से, SC ST जनरल OBC के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से, जो योग्य है उसको पद मिलना चाहिए। इन्होंने सही कहा था कि भाई अगर हम 92% ला रहे हैं तो हमारा भी वही हक है। हम 92% वाले बच्चों के पास ही बैठना चाहते हैं, लेकिन नहीं, जो कास्ट सिस्टम है वो ये है कि भाई 92% आ रहे हो, चलो 82% वाले SC ST के पास में बैठ जाओ, हटो। तो ये गलत भी है बट अब तो सही है सब। सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण पद सबसे योग्य लोगों द्वारा भरे जाए। उच्च पदों पर अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, उच्च पद अधिक कौशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अधिक वेतन और प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है बड़ा काम करा रहे हो और जेब खाली है उनकी। असमानता लोगों को मेहनत करने और शिक्षा प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करती है। जो असमानता है वो इंसान को प्रेरित करती है कि ज्यादा पढ़िए, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा,
इन्होंने भी भैया अपनी टिप्पणी लिखी थी। इन्होंने कहा स्त्रीकरण समाज के लिए उपयोगी नहीं, यह शोषण का रूप है। भैया अगर तुम लोगों से भेदभाव कर रहे हो तो ये शोषण है उनका, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो उनका। समाज वर्गों में बटा है, समाज वर्गों में बटा है। असमानता केवल अमीरों को लाभ देती है और गरीबों को दबाती है। असमानता सिर्फ अमीरों को ही पैसा मिलता है और गरीबों को, मतलब भैया बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, मतलब पैसे वाला वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। स्ट्रेटिफिकेशन, अब देखो तुम्हें वो नहीं समझ में आएगा थ्योरी, मत समझो, ये याद करके चले जाना, तुम लिख लोगे, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है भैया। व्यू ऑफ इनइक्वलिटी के पहलू क्या है? नेसेसरी यूजफुल फॉर सोसाइटी। डेविस और एंड मोर ने कहा कि ये यूजफुल है सोसाइटी के लिए, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये हार्मफुल है। ठीक है, डेविस और मूस ने कहा कॉज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन नीड्स फॉर इफिशियंसी एंड मोटिवेशन, कि भाई जो कम वर्ग के लोग हैं उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमिक कॉन्शियस एंड क्लास पावर, भाई क्लास पावर के हिसाब से नहीं चलना है आपको, ठीक है ना, कि वर्ग ऊंचा है वो ऊंचा काम करेगा, जिसका वर्ग नीचा है वो नीचा काम करेगा, ऐसा कुछ मत चलाओ। सॉल्यूशन दिया इन्होंने मेंटेन सिस्टम विद मेरिट, मतलब कि ये एक तरह से सही था। उन्होंने कहा कि मेरिट के हिसाब से सिस्टम मेंटेन करो, जो योग्य है उसको योग्य पद मिलना चाहिए। इन्होंने कहा कि ओवरथ्रो सिस्टम विया क्लास स्ट्रगल, कि क्लास स्ट्रगल के अनुसार तुम ये करो कि भाई SC ST वालों को ज्यादा अगर स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं तो उन्हें योग्य पद दो, मतलब कि जो बड़ा पद दो। पोजिशन पॉजिटिव और स्टेबलाइजिंग नेचर है, मतलब कि ये स्थिरीकरण करवाना चाहते हैं और पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं, ये नेगेटिव दे रहे हैं और ओप्रेसिव व्यूज दे रहे हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा थोड़ा इनका भी सही है, थोड़ा इनका भी सही है। अब तुम्हें बस ये याद करना है और कुछ नहीं, भूल जाओ, और सब जो भी थ्योरी का पता है मैंने ये याद करना है। अब समाजीकरण क्या होता है, बोलते बोलते मैं थक गया। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, तो देखो समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाएं सीखता है। सोशलाइजेशन, देखो समाज में जाते तुम समाजीकरण सीख जाते हो, वही सोशलाइजेशन है, जिसमें तुम हंसना, बोलना, गाना, बात करना सब सीखते हैं। सोशलाइजेशन जैसे लड़कियों को कहा जाता है ना, अरे अगले घर जाओगे कुछ तो सीख लो, वो समाजीकरण ही सिखाती है नानी दादिया, बट अपने हिसाब से ताने मार मार के। प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण हम कहाँ से सीखते हैं? बचपन में। द्वितीयक समाजीकरण हम कहाँ सीखते हैं? बाहर, जैसे विद्यालय और कार्यस्थल में। पहला सीखते हैं बचपन में घर वालों से, दूसरा सीखते हैं जब हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल ही जाएंगे। अब इसकी एजेंसी क्या होती है? एजेंसी मतलब टाइप होता है। पहला सीखते हैं हम परिवार से, तो ये प्राइमरी एजेंसी है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी है, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण संस्था। भाषा, आदतें, नैतिक मूल्य, लिंग, भूमिकाएं सिखाती है, ये सब हम सीखते हैं परिवार में। फिर आता है पीयर ग्रुप, मतलब सहपाठी समूह। समान उम्र के मित्र, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समूह वाले व्यवहार सिखाते हैं कि हमें किससे कैसी दोस्ती करनी चाहिए। सहपाठी समूह, हम दोस्त बनाते हैं तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी जानकारी हमें तभी मिलती है जब हम दोस्त बनाएंगे। कुएं में कूदोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना गहरा है। फिर है स्कूल, विद्यालय। विद्यालय से क्या सीखते हैं? हम अनुशासन सीखते हैं, समय की पाबंदी सीखते हैं, लेट आ गए तो मैम बाहर कर देती है। नागरिकता सीखते हैं, वो सिखाते नहीं है लेकिन कुछ बच्चे सीख जाते हैं। अधिकार का सम्मान करना और टीम वर्क करना, कि कैसे दो लोग मिलके तीसरे दोस्त का मजाक बनाते हैं, ये हम स्कूल से ही तो सीखते हैं। मीडिया, मीडिया से क्या सीखते हैं? टीवी, इंटरनेट, अखबारों, विचारों, फैशन, राजनीति पर असर डालते हैं। हम टीवी से सीखते हैं, सीरियल में छोटा भीम कैसे आता है, वो कितने लड्डू खाते हैं, ये हम टीवियों से ही सीखते हैं भैया। रिलीजियन, धर्म, नैतिक मूल्य, अनुष्ठान, आचार संहिता और विश्वास प्रणाली सिखाते हैं कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, पढ़नी तो सभी चाहिए, बट ये सिखाते हैं कि हम किस धर्म के हैं तो हमें किसे पूजना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए। कम्युनिटी और नाइबरहुड क्या सिखाते हैं? त्योहारों और सामूहिक व्यवहार कैसे बनाते हैं और कैसे विकसित करते हैं। अब है थ्योरीज, अब बस खत्म होने वाला है थ्योरी से। चार्ल्स हॉटन कुली, कुली का दर्पण सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई और बहनों, इन्होंने कहा कि हम अपनी आत्म धारणा दूसरों की दृष्टि से बनाते हैं। हम अपना जो खुद को हम दूसरों की दृष्टि से, कि हम दूसरों को अच्छे लगने चाहिए, हम इस हिसाब से अपने आप को बनाते हैं, अपने अनुसार ढालते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो ये देख के, ये सोच के पहनते हैं हम मैं दूसरों को अच्छा लगूंगा। अपने को पसंद आ रहा है फिर भी हम ये सोच के नहीं पहनते कि उसने मना कर दिया था।
हम सोचते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि वे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, हम कल्पित राय के आधार पर हम गर्व, शर्म या आत्मविश्वास जैसी भावनाएं विकसित करते हैं। अपन मस्त एक शर्ट पहन के जा रहे हैं, बीच में किसी ने रोक टोक के पूछ लिया, अरे यार ये क्या पहन रखा है तूने, तो हम कितना गंदा फील करते हैं यार कि क्यों पहना मैंने। तो हम किस हिसाब से फील कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से तो अपन अच्छे थे, लेकिन दूसरों के हिसाब से हमने अपने आप को ढाल लिया है, हमारी भावनाएं चेंज हो गई है। ये कह रहा होगा तो मैं गंदा ही दिख रहा हूँ, फिर अपने को अच्छा नहीं लगेगा। वही कोई तारीफ कर दे तो हम उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं कि नहीं भाई आज तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, चाहे अपने आप को पसंद नहीं आ रहे हो वो कपड़े। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मतलब मीड की भूमिका ग्रहण सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं, इधर से कहना शुरू करते हैं ये कहते हैं, आत्म का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है जहाँ व्यक्ति दूसरों की भूमिका ग्रहण करना सीखता है। व्यक्ति क्या सीखता है, दूसरों की भूमिका ग्रहण करना सीखता है। अनुकरण चरण, बच्चा बिना समझे नकल करता है, उसे नहीं पता कि मैं नकल कर रहा हूँ, लेकिन वो नकल करता है देख के कि वो क्या कर रहे हैं। अब देखो उसकी मम्मी अगर झाड़ू निकाल रही है तो छोटे छोटे बच्चे नहीं है झाड़ू लेके झाड़ू निकालने लग जाते हैं, तो वो बिना समझे नकल करते हैं, उन्हें नहीं पता मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ। बच्चा किसी विशेष व्यक्ति की भूमिका निभाता है, खेल खेल में दुकानदार बनते हैं, गाड़ी वाला बनते हैं। खेल प्रति बच्चा कई भूमिकाओं और नियमों को समझता है, उन्हें पता होता है कि भैया गाड़ी चलाने वाला गाड़ी में बैठाने के और गाड़ी से उतारने के पैसे लेता है, दुकानदार सामान बेचने के पैसे लेता है, तो वो नियम समझते हैं इनके। अब मीड के अनुसार क्या है, आई मी और जेनरलाइज्ड अदर, जो भी है। आई यानी व्यक्तिगत स्वाभाविक आत्म कि मैं कैसा हूँ। मी सामाजिक आत्म जो समाज से प्रभावित होता है। पहला तो हूँ मैं, फिर मैं से मैं मी बनूंगा, आई से मैं मी बनूंगा जैसे लोग मुझे देखते हैं। फिर आता है जनरल जेनरल जनरलाइज्ड अदर, मतलब समाज की अपेक्षाओं को समझ कि कैसे मैं समाज की अपेक्षाओं को समझ रहा हूँ, वो मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो देखो बहुत सारा है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस एक बार तुम रिवीजन कर लोगे तो तुम्हें सब आ जाएगा। 4 टॉपिक होते हैं इसके, अभी बहुत आगे चले गए अपन। सोशल चेंज तो बहुत ईजी है, अपने को सिर्फ इतना समझना है। सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशलाइजेशन। देखो ये पार्ट मिस मत करना। सोशल प्रोसेस में क्या है, क्या है सोशल प्रोसेस में, कुछ भी नहीं है भैया। सोशल प्रोसेस में कुछ नहीं है, बस ये बताना है कि लोग कैसे अंतःक्रिया करते हैं, टीम वर्क करते हैं। सोशल चेंज में बदलाव क्या क्या आते हैं, पहले खत लिखते थे अब फोन चलाते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, भेदभाव है, वर्ग वगैरह में डिवाइड कर देना। सोशलाइजेशन हम समाज से क्या क्या सीखते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं। ठीक है, 2-4 बार वीडियो देखोगे तुम्हें सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये जो सिद्धांत है ना उनको कॉपी में राइट कर देना, सिर्फ सिद्धांत के नाम याद करना, और वैसे तुम वीडियो देख के याद कर लोगे। अब इतना है कि भैया 80 नंबर लाने हैं तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, पूरी रात पढ़ोगे तब जाके होगा। और मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में रात तक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूँ। तो फॉलो मी, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।